गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है ईएमआई एंड एसी। दोनों इकट्ठा टॉपिक लेंगे, ईएमआई और एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। दोनों एक ही चैप्टर में, जेई के अकॉर्डिंग दोनों एक में ही दिया है। बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो आज नया सीरीज चालू करने चल रहे हैं। चैप्टर का नाम है ईएमआई एंड एसी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे। किस पे? मैग्नेटिक फ्लक्स पे, लेंज लॉ पे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे होगी, इन सब सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझते हैं। जैसे आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट डी ए होता है, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ऑलराइट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे? फाई से। फाई बी लिख दो। फाई बी का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑलराइट, हैशटैग में लिख देंगे। हैशटैग में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर दैट इज क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। आपने वहाँ पे ये पढ़ा था। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डी ए। बी डॉट डी ए बेसिकली क्या होगा? बी इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा। तो ये है आपके पास फ्लक्स। अब ऐसा माना जाता है, ऐसा होता भी है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वो अपने साथ क्या? मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करती हैं। कौन सी एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी कैरी करती हैं। तो यहाँ पे सपोज आपके पास मैग्नेटिक, आपके पास एक ये एक वेक्टर, ये एक लूप था। क्या था? लूप। इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज ऐसे रखी थी। ध्यान से समझिएगा, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं कर रही है, लूप के ऊपर ऐसे रखी है। तो एरिया वेक्टर बेसिकली क्या हो रहा है? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन बी, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लूप एंड फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन बी एंड ए। इन तीन बातों पे फ्लक्स डिपेंड करता है। किन किन बातों पे? फ्लक्स डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड बी, पहला पॉइंट। फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एरिया वेक्टर एंड थर्ड फ्लक्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, बी और ए के बीच का अब एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? सपोज एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं? आपने अगर ओपन लूप हो, कौन सी लूप हो? ओपन लूप हो। तो अगर करंट सपोज इस डायरेक्शन में बह रही है, तो जो एरिया वेक्टर होगा वो इनसाइड होगा। एरिया वेक्टर इनसाइड। जो आपकी राइट हैंड है, इसमें जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है ना, उस डायरेक्शन में फोल्ड कर लो। और अगर जो थंब देगा, थंब कैसे जा रहा है? अंदर की तरफ। थंब अंदर की तरफ मतलब एरिया वेक्टर अंदर है। तो पूरे प्रॉब्लम में आप एरिया वेक्टर अंदर ही लोगे। ऑलराइट, ये कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको बी अंदर है, सॉरी एरिया वेक्टर अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे समझें कि एरिया वेक्टर इज इनसाइड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस वन। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स है, ऐसे लाइन्स है। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो बी और ए के बीच का अगर 90 डिग्री एंगल है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। फ्लक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो। तो बेसिकली आपको सीखना क्या है कि कैसे बी निकाला जाए, कैसे एरिया निकाला जाए, और उसके बीच का एंगल कैसे निकाला जाए। इन तीन बातों पे फ्लक्स डिपेंड करता है। ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं कि फ्लक्स, तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास ई वेक्टर पे डिपेंड करता है, एस वेक्टर पे डिपेंड करता है, और ई और एस के बीच का एंगल पे डिपेंड करता है, वैसे ही एरिया वेक्टर डिपेंड करता है। अगर मान लें कि एक क्वेश्चन से बात करें कि मान लो कि एरिया वेक्टर लाइक दिस वन। ऑलराइट, ये एक लूप रखी है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सब बाहर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं?
आउटसाइड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी रेडियस r है, क्या है r। अगर आप एरिया वेक्टर निकालना चाहते हो तो एरिया वेक्टर आप अपने मन से मान सकते हो कि एरिया वेक्टर हो गई आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड भी आउटसाइड। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, एरिया वेक्टर इज सरफेस का नॉर्मल, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप, सरफेस ऑफ द लूप। जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, ऐसा, ठीक। अगर परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर आपकी तरफ और मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी तरफ, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे लिखा गया b इंटू ए कॉस ऑफ जीरो, तो वैल्यू कितना आ गई, b इंटू ए। सपोज किसी बच्चे ने अगर एरिया वेक्टर इन साइड ले लिया अंदर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो कॉस 180 वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी ए। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, b इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द लूप, ऑलराइट। तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, b इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बात करने चल रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, उनका कंक्लूजन लिखा गया, तो देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट किए गए। अगर आपके पास सपोज एक लूप रखी थी, ध्यान सुनना, पहला फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक लूप रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड क्या था, B जो है यहाँ पे किसी भी कारणवश B क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, B क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखा इसमें करंट जीरो नहीं हुई, करंट बही, पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर लूप का एरिया बढ़ रहा है, सपोज किसी भी रीजन से एरिया ऑफ द लूप इज इंक्रीजिंग, तब भी करंट जीरो नहीं हुआ, तब भी इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, अभी इसकी बात करेंगे, इंड्यूस्ड करंट। तब भी करंट जीरो नहीं था, यहाँ पे भी अगर एरिया में चेंज हो रहा है तब भी करंट जीरो नहीं था। तीसरी बात सीखी गई कि मैंने लूप को ऐसे रोटेट किया, तो देखा करंट जीरो हो गई, इंड्यूस्ड करंट इज जीरो, इंड्यूस्ड करंट जो है वो क्या हो गई, जीरो हो गई। लेकिन अगर यही लूप मैं ऐसे रोटेट करता, लूप ऐसे थी, अगर मैं ऐसे रोटेट करता तो देखा करंट इसमें बही, करंट जीरो नहीं हुई, करंट बही। तो 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 4। 4 एक्सपेरिमेंट में चारों में देखा गया कि अगर लूप आपके पास, सपोज एक लूप है, लूप को ऐसे घुमाया तो इसमें करंट क्या हो गई, लूप ऐसे सिर्फ घूम रही है, लूप अगर ऐसे घूम रही इसका मतलब क्या है, इसमें इंड्यूस्ड करंट जीरो है। लेकिन लूप को ऐसे घुमाया तो करंट बही। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट किए गए, चारों एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन है वो समझते हैं कि यहाँ पे आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू सर b इंटू ए कॉस ऑफ थीटा, b इंटू ए कॉस ऑफ थीटा। मतलब अगर आपके पास b बढ़ रहा था, b इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब फ्लक्स इज चेंजिंग, इसका मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा फाई नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने से करंट बहेगी, करंट जीरो नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट है। फिर से पूरी सारी चीज़ें कि अगर B बढ़ेगा, B बढ़ा तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ इन द कॉइल। अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया इसका मतलब उसमें करंट बहेगी, ये कॉन्सेप्ट है। अब किस डायरेक्शन में करंट बहेगी वो हम अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन करंट बहेगी। इस वाले केस में सर एरिया इज इंक्रीजिंग, अगर एरिया बढ़ा तो फ्लक्स चेंज हुआ,
फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, इसमें एक ईएमएफ सेटअप हो गया इस कॉइल में, और अगर ईएमएफ सेट हुआ तो उसमें करंट बहा, उसमें करंट बहा। यहाँ पे लूप घूमती रही ऐसे, लूप घूमती रही ऐसे, आपकी तरफ लूप घूमती रही, ना बी चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है, ना एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हो रहा है, तीन के तीनों में से कोई नहीं चेंज हो रहा है, ना बी चेंज हुआ, ना ए चेंज हुआ, ना बी और ए के बीच का एंगल चेंज हुआ। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्लक्स जो है, जो चेंज इन फ्लक्स है वो जीरो हो गया, कोई फ्लक्स का चेंज नहीं हुआ। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अगर डेल्टा फाई जीरो हो गया, अगर ओमेगा से लूप रोटेट कर रही थी, डेल्टा फाई जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज कुछ हुआ ही नहीं। अगर फ्लक्स के चेंज कुछ नहीं हुआ तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में लूप को ऐसे ऐसे रोटेट किया गया, ऐसे, अगर लूप को ऐसे ऐसे रोटेट किया गया तो देखा गया बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा था। मतलब कि अगर आपके पास लूप, सपोज मान लो कि किसी बच्चे ने एरिया वेक्टर आउटवर्ड माना, एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड, आपने एरिया वेक्टर आउटवर्ड माना, बी अंदर है, सपोज मान लो कि सर बी अंदर है, तो यहाँ पे देखो बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 180। अगर लूप ऐसे घूम गई तो 90 हो गया। इधर चूंकि क्या हो गया, एरिया वेक्टर, इधर मेरी तरफ बी मैग्नेटिक फील्ड, तो बी और ए के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अभी कितना हो गया, जीरो, अभी कितना हो गया, 90, अभी कितना, 180। तो इस तरीके से इसका मतलब बी और ए के बीच में क्या चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। अगर एंगल चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डेल्टा फाई नॉट इक्वल टू जीरो था। अगर डेल्टा फाई जीरो नहीं है, मतलब इंड्यूस्ड करंट पक्का नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इसमें करंट बहेगी, इसमें करंट बहेगी। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए गए और इनका कंक्लूजन ये निकाला गया कि सर अगर कोई भी लूप में, अगर किसी भी लूप में अगर फ्लक्स का चेंज होता है तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगा। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ से उसमें एक करंट बहेगी जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इंड्यूस्ड करंट बही, क्या अगर इंड्यूस्ड करंट बही, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन अब समझना जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे देंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे लेंज, लेंज लॉ, लेंज लॉ। इन्होंने कहा, लेंज लॉ कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच वे दैट इट ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस इट। फिर से, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच वे दैट इट ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस इट। यह उस कारण का, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऐसी होगी, या इंड्यूस्ड करंट की दिशा ऐसी होगी, यह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये पैदा हो रही है। मतलब कि अगर सपोज एक आपके पास कॉइल थी, क्या है, कॉइल है, ध्यान समझना कि यहाँ पे अगर हमने आई इंक्रीज करना चालू किया, इस कॉइल में करंट ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, इनफाइनाइट वायर था ये। अगर हमने इसमें करंट बढ़ाना चालू किया तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, या ऐसे वो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। मतलब यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना चालू हुई, किधर की तरफ, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है फॉर इनफाइनाइट वायर बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वायर एंड वेयर यू वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब आपने क्या बढ़ाना चालू किया है, करंट बेयरिंग हो रही है, करंट बढ़ना चालू हुई तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड पक्का बढ़ेगी। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो किधर की तरफ बढ़ रही है, अंदर की तरफ बढ़ रही है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी दिशा ऐसी होगी, वो अंदर को के बढ़ने का अपोज करेगी। पैदा तो इंड्यूस्ड करंट इसी के कारण हो रही है, अंदर के बढ़ने की कारण हो रही है, लेकिन
वह उसी कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये पैदा हो रही है। तो इंड्यूस्ड करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है। एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसा लूँ, क्लॉकवाइज लूँ कि एंटी क्लॉकवाइज लूँ? अगर क्लॉकवाइज लेता हूँ तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, बाहर की तरफ, जबकि ये अंदर बढ़ रही थी। हमने तो यही पढ़ा कि अंदर के बढ़ने का विरोध करे, अंदर के बढ़ने का अपोज करे। अगर अपोज करना है तो अंदर इसको बढ़ना पसंद नहीं है तो ये क्या करेगी, बाहर को बढ़ाएगी। अब बाहर कैसे बढ़ाएगी, अगर इसकी डायरेक्शन अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, ACW, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया करंट की तो इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर की तरफ। जो इसका अपोज कर रही, जो बाहर बढ़ रही थी वो अब घटेगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपने किधर ले लिया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड देगा। इसका मतलब अब ये घटना चालू होगी। ऑलराइट, तो फिर से पूरी कहानी फिर से समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच ए वे दैट इट ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस इट, यह उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये पैदा हो रही है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे करंट के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर बढ़ना चालू हुआ है तो अंदर को बढ़ने से ये रोकेगा। मतलब इसको किधर बढ़ाना चाहिए, बाहर तरफ बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि ये बाहर आ सके। कॉन्सेप्ट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। इधर आ जाएं। अब सर ये थी मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे जा रही थी ऐसे और करंट इंक्रीज हो रही थी, नीचे जा रही है लेकिन इंक्रीज हो रही है, अनंत वायर, इन्फिनिटी। तो अगर करंट नीचे जा रही है, करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, तो DL क्रॉस R, DL के नीचे DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ, मतलब यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। कौन सी, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट बढ़ना चालू हुआ है मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ बढ़ रहा है, बाहर की तरफ बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ेगा, बोलो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी, बोलो करंट की डायरेक्शन। अगर मैं इसको बाहर तरफ बढ़ी तो अब करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो बाहर बढ़ने का विरोध करेगी। इसका मतलब क्या होगा, इसमें अब करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। कैसी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इस तरीके से इसमें क्या चलेगी, करंट क्लॉकवाइज। यही है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ऐसे में करंट चलेगी IS, मतलब यहाँ पे कोई करंट हमने दिया नहीं, न कोई बैटरी लगाई, फिर भी करंट पैदा हो गई। ऐसी कौन सी चीज़ है कि करंट पैदा कर दे रही बगैर बैटरी लगाए? इसी को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अब हम बात कर रहे हैं, ये तो 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए, तीसरा एग्जाम्पल लिख भी लें। जो चीज़ें बता रहा हूँ लेंज लॉ लिख लें, जो नए बच्चे हैं वो लिखते रहेंगे। अब बात करेंगे, सर ये लूप ऐसे थी, करंट ऐसे थी, इधर I बढ़ रही थी, बोलो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट I इंक्रीज हो रही है, I इज इंक्रीजिंग। तो अगर I बढ़ रही है, DL क्रॉस R मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड B की जो वैल्यू है वो बाहर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे चलेगी, जो बाहर बढ़ने का अपोज करे। तो इसमें चलेगी ऐसे, अगर करेंगे तो अंदर जा रही है, इसमें करंट चलेगी क्लॉकवाइज। कैसी चलेगी, क्लॉकवाइज। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं कि मान लो कि करंट घटना चालू हुई है, ये भी समझ लें भाई कि मान लीजिए सर एक लूप रखी थी, करंट ऐसे बह रही थी, I इज डिक्रीजिंग, लूप इधर रखी है, ये इनफाइनाइट वायर, कौन सा, इनफाइनाइट वायर थे। तो एक बात बताएं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड DL क्रॉस R, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, B अंदर होगा, लेकिन वो कैसा हो रहा है, घट रहा है। B इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, क्योंकि सर I घट रहा है, I घट रहा है, इस वजह से B अंदर की तरफ घट रहा है। B अंदर की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है।
बी का घटना इसको पसंद नहीं है, बी का घटना का अपोज करेगी। बताओ बी को क्या करेगी, बढ़ाना चाहेगी अंदर की तरफ। बी का घटना इसको पसंद नहीं है अंदर की तरफ, ये इसको बढ़ाना चाहेगी। बोलो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। कैसी, क्लॉकवाइज होगी, ताकि अगर करंट ऐसी चले तो मैग्नेटिक फील्ड किधर दे सके, अंदर दे सके। अंदर को ये बढ़ाना चाहेगी, चूंकि ये घट रही है, इसको घटना पसंद नहीं है, तो ये क्या करेगी, बढ़ाना चाहेगी। तो ये है इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक लूप रखी थी मस्त तरीके से, बढ़िया एकदम एंजॉय वाली। ऐसे यहाँ पे करंट ऐसे चल रही है नीचे की तरफ, करंट नीचे की तरफ। अब आई घट रही है, आई क्या हो रही है, घट रही है, आई इज डिक्रीजिंग। तो ये तो पक्का पता है कि डीएल क्रॉस आर, डीएल नीचे, आर वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इसको बाहर क्या हो रही है, अगर करंट घट रही है, इसका मतलब आई इज डिक्रीजिंग, आई घट रही है बाहर, सॉरी बी इज डिक्रीजिंग। चूंकि आई घट रही है तो बी घटेगी, किधर घटेगी, बाहर की तरफ। अगर बाहर की तरफ घट रही है, इसको बाहर की तरफ घटना पसंद नहीं है, तो बाहर की तरफ क्या करेगी, बढ़ाएगी। बोलो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, अगर बाहर की तरफ बढ़ाना है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर एंटी करते हो, आई की डायरेक्शन अगर एंटी करते हो, तो इसमें कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। जो घट रही थी अब उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। ठीक, अब और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5। मान लेंगे कि ये लूप थी, यहाँ पे लूप में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड रखी थी ऐसे, यहाँ पे करंट इज मूविंग अपवर्ड, करंट इज मूविंग अपवर्ड, ऐसे करंट बह रही थी आई। तो यहाँ पे आई इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली, आई अगर डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे लूप में यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी। तो हम क्या करेंगे, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, मतलब डीएल ऐसे था, आर नीचे, तो बी हो गया अंदर। तो इसका मतलब क्या है, बी इज इनसाइड, बी इज इनसाइड। अगर बी इनसाइड है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, बी इज डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, चूंकि सर करंट डिक्रीज हो रही है। करंट डिक्रीज हुआ तो मतलब बी डिक्रीज हुआ, बी डिक्रीज हुआ तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच ए वे दैट इट ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस इट। मतलब सर इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज देता हूँ, कैसी, क्लॉकवाइज देता हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसी हो जाएगी, अंदर हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी। इसका मतलब आई जो है कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। कैसे हो जाएगा, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ही बात करेंगे, और भी क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मान लें कि आपके पास एक मैग्नेट है, क्या है, मैग्नेट, मैग्नेट रखा है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपके पास लूप रखा है। ये क्या है, लूप, लूप फिक्स्ड है सर, क्या है, लूप फिक्स्ड है। ऐसे लूप रखा है, ऐसे ऐसे समझे, इस वाले प्लेन में रखा है ताकि आपको फील भी आए कि लूप इज प्लेस्ड लाइक दिस एंड बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड्स द लूप। अगर बार मैग्नेट इसके पास जा रहा है ऐसे, तो इसमें अभी कोई बैटरी नहीं लगी है, लेकिन बार मैग्नेट के जाने की वजह से इसमें एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। इसमें क्या होगी, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। उसकी डायरेक्शन लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, आपने कॉन्सेप्ट ये पढ़ा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाती हैं, ऐसे ही पढ़ा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं, इधर है वी, इधर है वी। आँख आपकी यहाँ से, आप जो भी डायरेक्शन बताओगे, इससे यहाँ से तेरे मस्त मस्त दो नयन, यहाँ से ऐसे आँख यहाँ पे रखिए,
तो अगर आंख यहाँ पे रखी है, यहाँ से देखना है, क्योंकि तभी तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताओगे। नहीं तो कुछ बच्चों को लगेगा मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो क्लॉकवाइज है और उधर वाले बच्चे के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज। तो आंख यहाँ पे रख लो अपनी, ठीक। अगर आंख यहाँ पे रख लेते हो तो जितना तेज जाओगे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, अंदर जा रही है उतनी तेज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इनसाइड। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अगर इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो इसको कैसे, आँख यहाँ पे है, इसको चलाएगी कौन, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, ऐसे ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर होगी, मतलब जो बी बढ़ रही थी इधर उसको घटाना चाहेगी, घटाएगी तब जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बहेगी। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आया? फिर से समझें, लूप ऐसे रखी थी, जितना पास जाओगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी ज़्यादा अंदर जाएंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे, किस साइड, अंदर की तरफ। इसको अंदर की तरफ इधर बढ़ रही है, इसको घटाएगी कैसे, जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट लगाएंगे, मतलब आई की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी होगी। मान लिए लूप तो ऐसे थी सर, और बार मैग्नेट ऐसे था, मेरा बार मैग्नेट ऐसे था, ये साउथ पोल ही है, ये नॉर्थ पोल, और मैं इसको दूर ले जाना चालू किया, इसका मतलब आँख तो यहीं पे रखी है, सारी ऑब्जर्वेशन यहीं से कर रहे हो आप भाई, ऐसा नहीं कि सर हम तो चेंज कर दिए आँख, ठीक। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी आपके पास, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो सही सर, लेकिन ये दूर जाएगी तो बी का अंदर जाना कम हो रहा है, बी इज डिक्रीजिंग इन दिस साइड, बी का अंदर जाना कम हो रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कैसी हो जाएगी, अगर ऐसी करता हूँ तो इधर बढ़ाएगी, मतलब इसको कैसे करना पड़ेगा, इधर से कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज, कौन सा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करूँगा इस तरीके से क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपके पास करंट की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज, आई की डायरेक्शन, ठीक। ये तो सर नॉर्थ रहा, अगर आपके पास साउथ यहाँ पे होता तो फिर करते क्या। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 8 वो भी लिख लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कि मान लें कि ये लूप ऐसे थी, ये आपके पास बार मैग्नेट था और ये साउथ था, ये नॉर्थ था, उल्टा कर दिया, पास ले जा रहा हूँ। पास ले जाना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बाहर निकल रही थी वो अब अंदर आएंगी, ऐसे समझें, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही हैं, अंदर आ रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किधर आ रही हैं, अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना अंदर आ रही हैं, मतलब कि अगर जितना पास जाओगे, और आँख यहीं पे आपकी रखी है, यहाँ पे आप ये आँख यहाँ पे रख करके सारी चीज़ें देखी जा रही हैं यहाँ पे, ठीक। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर इस साइड आ रही, जितना पास जाऊंगा उतना इधर आएंगी, अगर उतना इधर आएंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग ऑन दिस साइड। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इस साइड मेरी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इज क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे होती तो इधर हो जाती, इन दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज होती तो किधर हो जाती, इस साइड हो जाती। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच ए वे दैट इट ट्राई टू अपोज द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस इट, मतलब ये क्या करंट कैसे बहेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगी। यहाँ पे भी बात कर लें, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये साउथ, ये नॉर्थ, यहाँ पे बी दूर जा रहा है, बार मैग्नेट बी वेलोसिटी दूर जा रहा है, लूप ऐसे रखी है, फिक्स्ड है लूप, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो अंदर आ रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से थी, जो इस साइड आ रही थी वो घटना चालू हो गई, बी इज डिक्रीजिंग। बी का घटना इस साइड, बी का घटना इस साइड इसको पसंद नहीं है, ये इसको बढ़ाना चाहेगा, ये इसको बढ़ाना चाहेगा, तो कैसे हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं
वो बताते ये हैं कि लेंज लॉ कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे होगी। फिर मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे फैराडेज लॉ से। कौन से लॉ? फैराडे लॉ। फैराडे लॉ ये कहे थे कि जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। और उससे फिर हम फैराडे लॉ से ईएमएफ निकालेंगे, फिर करंट निकालेंगे, फिर चार्ज निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सेकेंड लेक्चर में पूरा ईएमआई और एसी का सीरीज है, तो धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगे। कल अपन पढ़ेंगे कि फैराडेज लॉ, आज हमने डायरेक्शन सीखा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ये सारी चीज़ों पे आज चर्चा हो गई। कल अपन बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर आप नए व्यूअर्स हो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।